हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रिएक्ट मेमो और यूज़ मेमो बुक के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्ट मेमो और यूज़ मेमो ये दोनों अलग चीज़ है। सो पहले हम फर्स्ट पार्ट में रिएक्ट मेमो के बारे में सीखें। सो रिएक्ट मेमो अगर W3C पे देखें, यूजिंग मेमो इट विल कॉज रिएक्ट टू स्कीप रेंडरिंग अ कंपोनेंट इफ इट्स प्रॉपर्टी हैव नॉट चेंज। दैट मीन्स कि हम अगर हमारे कोड में देखें कि मेरे पास दो कंपोनेंट्स, एक पेरेंट कंपोनेंट है और वो चाइल्ड कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है। यहाँ पे है मेरा चाइल्ड कंपोनेंट जिसमें सिंपली कुछ स्टैटिक वैल्यूज है, ये कुछ HTML है। तो ये कभी भी कुछ स्टेट वेरिएबल मेंटेन नहीं कर रहा है, सो कभी चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे पेरेंट में मैं एक स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने लास्ट में लिया था। ओके, मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे कि हमने स्टेट वेरिएबल नेम ले लिया है और एक इनपुट बॉक्स लिया है जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू लूँ तो यहाँ पे देखिए वो स्टेट अपडेट हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जब भी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट कंपोनेंट अपडेटेड, ये वाला प्रिंट हुआ। लेकिन मेरा जो ये चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी साथ में अपडेट हो रहा है, जिसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू वापस लिख एन, देखिए ई, जितनी बार भी मैं कुछ वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ वो मेरे पेरेंट कंपोनेंट को तो अपडेट कर ही रहा है, बट उसके अंदर जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनको भी साथ में वो री रेंडर करेगा और इससे हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हमारे ऐसे कंपोनेंट जिसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हम लोग, जैसे कि ये चाइल्ड कंपोनेंट, तो मैं इसको मेमोरी में डाल सकता हूँ बाय यूजिंग मेमो, रिएक्ट मेमो फंक्शन। तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट को मेमोरी में डाल दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट कर रहा हूँ, जैसे कि तो देखिए मेरा यहाँ पे सिर्फ पेरेंट कंपोनेंट ही अपडेट हो रहा है, मेरे चाइल्ड कंपोनेंट अब वो मेमोरी में है। तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट कभी भी अपडेट नहीं होगा बेस्ड ऑन द चेंजेस ऑफ माय पेरेंट कंपोनेंट स्टेट वेरिएबल। तो दैट इज मेमो। अब यूज मेमो समझने के लिए हम वापस हमारे काउंटर जो हमारा कंपोनेंट था उसमें चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट वेरिएबल थे, काउंटर एंड नेम। और मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो W3C का जो एग्जांपल है उसी में से एक फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ जो है एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। अब ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर आप नेटवर्क पे कोई सी फंक्शन API को कॉल कर रहे हो तो वो कुछ टाइम लेगा, या कोई ऐसा फंक्शन कॉल रहे हो जैसे कि शॉपिंग कार्ट है और शॉपिंग कार्ट में से आपको डिस्काउंट या फिर अमाउंट है वो डेटाबेस से आपको फैच करना है और उसको थोड़ा टाइम लेगा। सो इन दैट केस ये फंक्शन उसी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं और जिसमें एक लूप घुमा के थोड़ा टाइम इसको वेट करवाएंगे जिससे हम देख सके कि हमारा कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, कैलकुलेशन इज इक्वल टू, और इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, और इसमें हम हमारे काउंटर वेरिएबल को पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वेरिएबल ये फंक्शन को कॉल करेगा जो थोड़ा टाइम लेगा, और यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं इस वैल्यू पे नीचे 2 में डिस्प्ले भी कर देते हैं कैलकुलेशन। ओके, हियर इट इज शोइंग, लेट मी रिफ्रेश इट वंस। यहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो कुछ कैलकुलेटिंग कर रहा है और थोड़ा टाइम डिले हो रहा है। देखिए थोड़ा टाइम डिले 1-2 सेकंड का हो रहा है और उसके बाद मेरा काउंटर वेरिएबल अपडेट हो रहा है। सो इन दैट केस कि अगर मैं यहाँ पे नाम भी अपडेट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिखूँ, अब इसका ये मेरे नेम जो स्टेट वेरिएबल है इसका मेरे कैलकुलेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो कैलकुलेट कर रहा है, फिर भी वो उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जब भी री रेंडर होगा वो वापस उस फंक्शन को कॉल कर रहा है।
इन दैट केस मेरा ये स्टेट वेरिएबल जब भी कॉल होता है, यह मुझे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाला ये फंक्शन है, इसको कॉल करना है। बट जो दूसरा स्टेट वेरिएबल है उस पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो फंक्शन है ना, इसको हम मेमोरी में डाल सकते हैं। तो यूज़ मेमो में हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको यूज़ मेमो में डाल देते हैं, यूज़ मेमो। ओके, और यूज़ मेमो जैसे यूज़ इफेक्ट था कि वो एक कॉल बैक फंक्शन को ये लेता है और डिपेंडेंसी लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है और डिपेंडेंसी। तो अभी के लिए मैं कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं डालता हूँ, लेट इट सी क्या होता है। तो अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो कैलकुलेशन फंक्शन कॉल नहीं कर रहा है, डिक्रीमेंट करता हूँ तो भी नहीं कर रहा है, अगर मैं कुछ नाम चेंज करूँ तो भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर मैंने कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं दी है तो वो फर्स्ट टाइम जब लोड होगा तभी उस फंक्शन को कॉल करेगा। अगर मैं डिपेंडेंसी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ काउंटर, सेव इट। और अब अगर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो जब भी मेरा काउंटर अपडेट हो रहा है तब वो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन को कॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करूँ तो इन दैट केस अब ये जो नेम स्टेट वेरिएबल है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स कि इसको कैलकुलेटिंग फंक्शन, ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन को जब भी नेम अपडेट होगा तब वो कॉल नहीं करेगा। हम यहाँ काउंटर के साथ अगर नेम भी दे देते हैं, इन दैट केस जब भी हम नेम भी अपडेट करेंगे तो वो उसको कॉल करेगा। सो दैट मीन्स कि हम किसी फंक्शन को जो थोड़ा टाइम डिले वाला फंक्शन है उसको मेमोरी में डाल सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वेरिएबल हम उसको जब भी अपडेट होगा तभी उसी फंक्शन को उसी स्टेट वेरिएबल जो वो भी हो जिसके साथ भी है वो कनेक्टेड, उसी के साथ वो कॉल होगा। तो बाय यूजिंग यूज मेमो हम पूरे कंपोनेंट को जो अपडेट नहीं हो रहा है उसको हम मेमोरी में डाल सकते हैं, और यूज मेमो से हम लोग किसी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन जो टाइम डिले वाला जो हमारा कोई फंक्शन हो ऐसा इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे फंक्शन को बार बार कॉल करने के बजाय हम लोग उसको मेमोरी में डाल सकते हैं। सो दैट इज रिएक्ट मेमो एंड यूज मेमो। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।